आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये 31 जुलाई के करंट अफेयर है। वैसे 1 अगस्त लिखा है, अपलोड 1 अगस्त को हो रहे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने एक तो लक्ष्य बैच निकाला है अपना 10,000 का 1 साल का, उसमें लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। साथ ही साथ 10,000 MCQ बैच निकाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बैच निकाला है। मतलब आप ये समझिए कि अभी SSC की 17,500 वांट्स आई हैं, RO ERO का री एग्ज़ाम है, UP PCS की वांट्स आने वाली हैं, मेनी वांट्स आर कमिंग। तो मान के चलिए कि ये कोर्स आपके लिए गजब है। 10,000 MCQ जो है बहुत बढ़िया रहेंगे और सारे सब्जेक्टें कवर करेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सिर्फ और सिर्फ 999 का कोर्स है। 10,000 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा। शुरुआत के 250 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है। तो मोइडाम्स है ना, वेस्ट मैनेजमेंट, बमस्टेक, वायनाड और सब कुछ स्टेट राइट, तो ये सब करेंगे। क्या है भैया, देखो मोइडाम्स जो है ये बेसिकली प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आ गया है। अब आपको बता दूं कि ये अहोम डायनेस्टी, जिन्होंने मुगल्स तक को हरा दिया था, उनका एक दफनाने का सिस्टम, ब्यूरियल सिस्टम है, जिसको मोइडाम्स बोला जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आ गया है, फ्राइडे को ये बोला गया है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 43। चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके पास है, और भारत की रैंक क्या है इसमें, तो दिया ही हुआ है, 6th है ग्लोबली अगर बात करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से फर्स्ट कल्चरल साइट है भारत की नॉर्थ ईस्ट से, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2023-24 में भारत का नॉमिनेशन था, ये 27 ग्लोबल नॉमिनेशन थे, जिसमें 19 कल्चरल थे, 4 नेचुरल थे। देखिए आपको बता दूं कि जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड रहती हैं, ठीक है ना। 4 नेचुरल थे और 2 मिक्स्ड थे और 2 मॉडिफिकेशन थे। तो इसमें ये तीसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आसाम से है। इससे पहले काजीरंगा नेचुरल और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों आसाम में है, और दोनों ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंडर आते हैं। इन 1985 में तंगा दिया गया था। तो अनाउंसमेंट 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो अभी हुई है, और आपको बता दो इस बार न्यू दिल्ली ने ही इसको होस्ट किया था, भारत मंडपम में। तो एक तरीके से कल्चरल मिनिस्ट्री ने इसको हाईलाइट किया और बोला कि जो इजिप्शियन के राजा को फेरोज कहते थे, तो पिरामिड एक तरीके का ब्यूरियल सिस्टम है ना, तो जैसा वो था वैसे ही आसाम को मोइडाम्स है। रॉयल ग्रेव्स जैसे एंशिएंट चाइना में होती थी, वैसे ही यहाँ का है। तो आपको बता दूं कि जो पटकाई रेंजेस हैं ईस्टर्न आसाम में, वहाँ पे ये लोकेटेड है, और ये ताई अहोम लोगों का बहुत ही एक सेक्रेट जगह है ये, ठीक है ना। 600 साल पुराना है ये, 13 से 19th सेंचुरी तक इसको बनाया गया। और कहते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्माएं आती है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वहाँ की आत्माएं आती है। तो एक तरीके से हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है अहोम डायनेस्टी का, जो कि बहुत ही सही रहा है। दिल्ली में भाई, दिल्ली में आपने देखा कि बड़ी एक दुर्घटना हुई, और वेस्ट मैनेजमेंट के हालात बहुत ख़राब है दिल्ली में। और बहुत ही एक दुखद घटना हुई जब UPSC के जो 3 छात्र हैं वो डूब गए राव IS में। हमने उसको लगातार कवर भी किया। मुझे समझ में नहीं आता कि अब आप क्यों जा रहे हैं दिल्ली। मत जाइए भाई, ऑनलाइन हमने कोर्स लॉन्च किया, बाकी बहुत सारे, अगर आपको कोचिंग करनी है घर बैठे कर लीजिए, जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह हाईलाइट किया कि भैया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दिल्ली में हालात बहुत ख़राब हैं, और एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की बात है यहाँ पे। बोला कि जो इस तरीके अभी जगह दिल्ली यहाँ पे देखिए, समझिए पहली बात, आम आदमी पार्टी है, केंद्र है और MCD है। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है वो 94% दिल्ली को चलाती है, समझ रहे हो। DDA है, जल विभाग है, लेकिन सब कुछ MCD के ही हाथों रहता है। तो कोर्ट ने बोला है कि MCD टाइमलाइंस पे टाइमलाइंस देती जा रही है, बट हम एक टाइमलाइन दे रहे हैं। 11,000 टन का जो सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा दिल्ली दे रही है आपको, आप अभी इसको मैनेज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसे कूड़े के अंबार, कूड़े के पहाड़ जो है वो हमको देखने को मिल जाएंगे। तो जस्टिस AS ओका ने यह बोला है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। 2027 तक वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे होगा, कोई फैसिलिटी है पता नहीं। और 2027 तक जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट क्राइसिस बढ़ जाएगी। कोर्ट ये एग्री करता है, जो सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह है वो बताते हैं कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है दिल्ली का, वो 8,073 मेट्रिक टन्स पर डे है, जो कि इनसफिशिएंट है। अभी दिल्ली जो है वो 11,000 टन जो है वो जनरेट करता है, और हम ट्रीट कर रहे हैं 8,000 को। तो 3,000 क्या है वो, उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसे करते जाओ पर डे, तो आप समझ लीजिए कि 3,000 कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। अभी जो अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट है ये सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क है, समझ रहे हो भाई। आप इसको जलाओगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी,
कूड़ा फैलेगा, बीमारियां होंगी, पानी गंदा होगा, पानी में मिलेगा, ये गंदगी होगी। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इंदौर से सीखो, आप इंदौर से सीखो, इसी कूड़े से। ऐसी इंदौर की कंडीशन थी, लेकिन आज इंदौर में कुछ नहीं है, एकदम साफ शहर है, वो मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। क्यों है, कैसा हुआ है, आप सीखो उससे। तो ड्रास्टिक मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। सॉलिड वेस्ट और मैनेजमेंट रूल्स को आप तुरंत इंप्लीमेंट करिए। तो इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है। तो कोर्ट ने एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बोला कि आप एमसीडी ऑफिशियल से मिलिए, दिल्ली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से मिलिए और तुरंत आप सोल्यूशन बनाइए कि क्या करना है, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि कमिश्नर्स जो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम है और फरीदाबाद, इनके जो कमिश्नर्स हैं और जो ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट के इनके ऑफिसर्स हैं, ये भी स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हैं। अगली हियरिंग 6 सितंबर को होगी दोस्तों। हालात बहुत ख़राब है। बिम्स्टेक की बात करें तो ये है बिम्स्टेक, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। पेपर 2 आईआर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। तो भारत ने सेकंड बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, भारत के जो भी पड़ोसी है वो बिम्स्टेक के अंदर आते हैं। सार्क का अल्टरनेटिव बोला जा रहा था ये। सार्क तो अब एक डेड हॉर्स है, ठीक है ना, लेकिन बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बोला कि भाई इसको भारत ने होस्ट किया और बोला कि इन्वेस्ट करिए बे ऑफ बंगाल में और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सही करते हैं। 6th समिट है, आपको बता दूं, ठीक है ना। सितंबर में ये होगी, अभी हुई नहीं है। और यहाँ पे बता दूं कि पहली बार बिम्स्टेक पैंडेमिक के बाद पहली बार ये मिलेंगे एक दूसरे से। और कोई एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट भी हमको दिख सकता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पे, ठीक है ना, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े। भारत की आपको पता है एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। 10 साल हो गए। 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए तो बोला कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आओ। तो न्यू दिल्ली का एक कोलैबोरेटिव नेटवर्क है ये, ठीक है ना। मतलब भारत ने बोला है कि जो हमारे पड़ोसी हैं और जिनसे हमारा काम सबसे ज़्यादा है, उनके साथ मिलके काम करेंगे। तो कोलैबोरेशन करेंगे, एनर्जी, रिसोर्सेज और कमिटमेंट्स होंगी, कोऑपरेशन होगा, सब बढ़िया है। तो हमारे जो ईस्टर्न नेबर्स है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 साउथ एशियन कंट्री हैं, 2 साउथ ईस्ट आसियान मेंबर हैं, ठीक है ना, जिनके सेक्टर्स अलग अलग हैं। तो मल्टीलेटरली इनके साथ हम इंगेज करेंगे। आप बाकी और भी देश हैं, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब चाइना का प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यू दिल्ली की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो अभी डिस्कशंस की बात करते हैं तो 2 पार्ट हैं। सबसे पहले तो पहला सेगमेंट है, इसमें जो करंट स्टेट है, अभी हालात क्या है इस समय बिम्स्टेक के, उस पर बात होगी। और भारत एक प्रेजेंटेशन देगा कि आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। आइडियाज़ जो हैं इसमें क्या, एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाओ मेंबर स्टेट में, अब एग्रीकल्चर पे फोकस करो, डिजास्टर मैनेजमेंट पे फोकस करो, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट पे फोकस करो, ठीक है ना। और भारत ने ये भी बोला है कि कैंसर रिसर्च, ट्रीटमेंट, ई वीज़ा, जो भी हमारे बिम्स्टेक स्टेट हैं उस पर हम बनाएंगे। अब श्रीलंका ने बोला है कि किडनी डिजीज़ को भी इसमें आप लेके आइए, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ ट्रेड में प्राइवेट सेक्टर आना, यंग एंटरप्रेन्योर्स, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, नारकोटिक्स, इन सब इशू पे भी बात होगी। सेकंड सेगमेंट क्या होगा, अब इसमें जो आने वाली समिट है उसको डिस्कस किया जाएगा। अब श्रीलंका ने बोला कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो हमको मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन इस पे करेंगे। बांग्लादेश ने बोला कि ब्लू इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो फिशरीज़ पे काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ब्रीडिंग सिस्टम सीजन होता है, मतलब जब जो फिशेस रिप्रोड्यूस करती हैं, तब फिशिंग ना हो, ताकि आप मछलियों को बढ़ने दें, ठीक है ना। भूटान ने बोला कि भाई टूरिज़्म, क्योंकि भूटान में टूरिज़्म बहुत आता है, एक अच्छा खासा टूरिज़्म आता है वहाँ पे, तो भूटान ने बोला कि टूरिज़्म और कल्चरल एक्सचेंज पे हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। नेपाल ने बोला कि देखिए जो भी मेंबर स्टेट हैं, एक एनर्जी है हमारी, तो इनको कोलैबोरेट करते हैं, साथ में आते हैं। थाईलैंड ने बोला कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन्स है उस पर काम करते हैं। म्यांमार ने बोला कि भाई देखिए ऑनलाइन स्कैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको हमको इस पर फाइट करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रपोजल जो हैं वो दिए जाएंगे। अब इसमें म्यांमार में आपको पता है सिविल वॉर चल रहा है और चाइना का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, अभी बांग्लादेश में भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी, और नेपाल के रिश्ते आपको पता ही है कि बहुत अच्छे नहीं हैं अभी भारत के इस समय। तो ये बिम्स्टेक इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और बाकी जयशंकर सबसे मिले भी और बोला कि देखिए बहुत सारे डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस पर भी फोकस था, म्यांमार ने बोला, ठीक है ना। और बोला कि देखिए जो भी भारत ने बोला कि जो आप क्या है कि बहुत सारे आपने इंडियंस को डिटेन करके रखा है तो आप उसको लौटा दीजिए।
बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, यहाँ पे तीस्ता प्रोजेक्ट भारत ने ग्रैब कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब वही है कि फॉरेन मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को भी बोला, ठीक है ना। ओके, क्या जो स्टेट है वो मिनरल पे, ये हमने पिछली बार करंट अफेयर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था ना, कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स में ये बात बोली थी, मतलब पिछले के पिछले, ठीक है ना, जो आप परसों का करंट अफेयर्स को देखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 110% मेंस में आना ही आना है। 8:1 का फैसला था कि जो रॉयल्टी दी जाती है माइनिंग पे, वो रॉयल्टी नहीं, वो टैक्स है। मतलब स्टेट के पास पूरी ताकत है कि वो टैक्स लगा दे। रॉयल्टी टैक्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक रॉयल्टी दी जाती थी और रॉयल्टी को टैक्स ही मान लिया जाता था, बट टैक्स अलग है, रॉयल्टी अलग है। तो जो एक्ट है, डेवलपमेंट और रेगुलेशन 1957 MMDR एक्ट, उसकी बात की गई है यहाँ पे। स्टेट लेजिस्लेटिव पावर, अब सबसे बड़ी बात, क्या राज्य के पास पावर है? देखिए, राज्य जो है अपनी जो टैक्स माइन की, जैसे मान लीजिए कि राज्य के पास बहुत ज़मीन है, वहाँ पे माइन है, वो माइन राज्य ओन करता है। प्राइवेट, और जैसे मान लीजिए कल को पता चले कि सिद्धांत अग्निहोत्री की ज़मीन में के नीचे जो है वो बहुत सारे यूरेनियम है, तो अब मेरे पास आएंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं उनको लीज पे दे दूंगा और रॉयल्टी लूँगा। तो यहाँ पे स्टेट के पास जो भी माइंस हैं, अब स्टेट उन पे टैक्स लगा सकता है। अब ये पावर जो है वो आर्टिकल 246 पे स्टेट के पास आती है। अब स्टेट एंट्री है, मतलब एक तरीके स्टेट लिस्ट में आता है। एंट्री 49 टैक्स ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, स्टेट लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल में आता है। तो एक तरीके से जो फ्री स्टेट्स हैं, जो सेंटर और बाकी हैं, सो बेसिकली ये स्टेट्स को सेंटर ने रिस्ट्रिक्शन इस पे लगा सकते हैं, लेकिन लगाए रखे हैं, लेकिन ये एंट्री, ये आर्टिकल जो इसको फ्री कर देता है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जजमेंट क्लैरिफाई करता है, जो एंट्री 50 और 49 स्टेट लिस्ट, वो सब्जेक्ट मैटर पे डील करती है और उसकी फील्ड अलग अलग है। जैसे एंट्री 50 ये आपके उस पर आती है, अरे यूनियन लिस्ट में आती है। तो ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो लिमिटेशन लगा सकता है जो मिनरल राइट्स हैं, आप समझ रहे हो, MMDR एक्ट के तहत। लेकिन एंट्री 49 कहती है कि स्टेट के पास पूरा राइट्स है कि वो टैक्स लगा सकता है। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग है, आप समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे MMDR एक्ट जो है वो स्टेट के टैक्सेशन को ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप समझ रहे हो, मतलब स्टेट टैक्स लगा सकता है। तो जो पावर है टैक्स मिनरल्स की, मतलब जो स्टेट टैक्स लगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यों के पास, इसने क्लियर कर दिया है। पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है ही नहीं, यानी कि पार्लियामेंट जो केंद्र है उसके पास अभी एक्ट नहीं, मतलब एक तरीके से कानूनी बैकिंग नहीं है, ठीक है ना, ताकि वो इस पर टैक्स लगा सके। एंट्री 54 बोलती है, मतलब एक तरीके से जनरल एंट्री है और रॉयल्टी टैक्स नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेंटर की आर्ग्यूमेंट यही है कि जो MMDR एक्ट है उसमें हर एस्पेक्ट कवर्ड है, ठीक है ना, माइंस और मिनरल्स को लेकर। और यहाँ पे MMDR एक्ट ने बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर को क्या किया है, राज्य की पावर को कम किया है कि हम जो है वो टैक्स लगा सकते हैं। स्टेट का आर्गुमेंट यही है कि देखिए रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं है। अब देखिए केंद्र कहता है कि अभी तक हम रॉयल्टी दे तो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन स्टेट कहता है कि भाई रॉयल्टी टैक्स नहीं है, और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। एक तरीके से केंद्र और राज्य की लड़ाई थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि बेटा एंट्री 49 अलग है, एंट्री 50 अलग है, तो कायदे में रहो दोनों लोग, और राज्यों के पास ही ज़्यादा ताकत है। तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हुई थी और रॉयल्टी का मामला फंसा था। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, तो इंडिया सीमेंट कोर्ट चला गया, मद्रास हाई कोर्ट चला गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। 1989 की बात है ये, 7 जज की बेंच बैठी थी, तब इंडिया सीमेंट के फेवर में फैसला आया था कि आप टैक्स नहीं लगा सकते। तमिलनाडु को बोला था आप एडिशनल सेस नहीं लगा सकते। उसके बाद 80 और पिटिशंस आ गई, समझ रहे हो। तो सारी पिटिशन को क्लब करके अभी जजमेंट जो है वो दिया, और हिस्टोरिक डिसीजन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी को यहाँ पे रीअफर्म किया गया कि हाँ यहाँ पे राज्य के पास ताकत है। वायनाड लैंडस्लाइड की बात करेंगे दोस्तों, अभी तक 300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, आप समझ लो, हालात बहुत ज़्यादा खराब है। आज ही मैंने ये लेक्चर कवर किया कि लगातार बारिश हुई है यहाँ पे, भयानक बारिश हुई है, और समझ लीजिए कि 340 mm से लेकर 409 mm रेनफॉल तक यहाँ पे हुई है। और वायनाड के 20 किलोमीटर एरिया में 2 लैंडस्लाइड हुई, सुबह 1 बजे और सुबह 4 बजे हुई, और बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ये बोल रहे हैं कि अभी और रेनफॉल होने वाली है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था, और अब तो रेड अलर्ट हो गया है। वायनाड ने 200 mm से ज़्यादा रेनफॉल पिछले 24 घंटे में देखी है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और हैवी रेन्स की वजह से, और ये और भी होने वाला है, भयानक लैंडस्लाइड हमको देखने को मिला।
तो कासरगोड, थ्रिसूर, पलाकाट, इदुक्की, इन सारे एरियाज में ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुई है, मतलब बारिश हुई है। और बारिश वायनाड में इतनी ज़्यादा होगी कि लैंडस्लाइड होगी, जिसमें काफ़ी लोग मर गए। और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, आर्मी जो है वो उसको देख रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिए, मैंने आज एक लेक्चर लिया था, क्या टूरिज्म एक बहुत बड़ा कारण है? बिल्कुल है। टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मतलब अनाप शनाप बिल्डिंग, मैन मेड प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक्चुअली ना इन्वायरमेंट की परवाह कर नहीं रहे ये राज्य सरकारें, तो ये समझना पड़ेगा। अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में बयान दिया कि हमने ऑलरेडी चेता दिया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने दे दी थी केरल को, लेकिन इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले करंट अफेयर्स के साथ यानी कि कल के हम कल हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।